हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले कुछ समय से आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू की जहां पर हम प्रीवियस ईयर्स के डिफरेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स को आपके साथ डिस्कस कर रहे थे। ठीक उसी क्रम में आज हम लेकर के आए हैं सब्जेक्ट फार्मास्यूटिक्स, जो कि हमारे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए होगा। और ये बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के प्रीवियस ईयर्स में जितने भी एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं पार्ट सी में, चाहे वो 2022, 2023, 2024 तीनों ईयर के जो पेपर्स हैं उसमें जितने भी प्रश्न हैं 20-20 प्रश्न होते हैं, तो उन सभी 60 प्रश्नों को मैं आज आपके सामने रखूंगा और उनके एक्सप्लेनेशन और आंसर को भी समझने की कोशिश करेंगे। इस सीरीज के पीछे हमारा केवल और केवल एक मोटो है, क्योंकि हमने देखा कि जब हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं या उनके एक्सप्लेनेशन के साथ उनको सॉल्व करते हैं तो उन पर बेस्ड कई सारे प्रश्न और जो बन सकते हैं, प्लस जो इस वर्ष आपका एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें भी इसमें से कुछ क्वेश्चंस तो सीधे ही आपको मिल सकते हैं या रिपीटेड क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए इन सभी प्रश्नों को एग्जाम में जाने से पहले हमें अच्छी तरीके से सॉल्व करके जरूर देख लेना चाहिए, तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए रख रहा हूँ। ये जो वीडियो है वो हमारे डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का जो फाइनल एग्जामिनेशन हो रहा है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के द्वारा, उसमें जितने भी बच्चे बैठ रहे हैं उनके लिए तो ज़्यादा लाभदायक है ही। साथ ही साथ अगर आप आगे चल करके किसी भी तरीके के एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं, या जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं तो दूसरे एग्जाम्स में भी रिपीट हो सकते हैं इनके एक्सप्लेनेशन से। इन पर बेस्ड किसी और एग्जाम के भी क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश के 2022 में पूछे गए एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। और यहाँ पे जो सबसे पहला प्रश्न आया था बहुत ही सिंपल सा, बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आया था। द फुल फॉर्म ऑफ एफआईपी इन फार्मेसी इज। एफआईपी का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शन है फैकल्टी इंडक्शन प्रोग्राम, फेयर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन या फिर इंडियन फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। तो देखिए जो एफआईपी है ये हमारे जो फार्मासिस्ट में जितने भी लोग काम करते हैं पूरे दुनिया भर में, उनको रिप्रेजेंट करने वाला एक कम्युनिटी है, एक फेडरेशन आप बोल सकते हो वो है, जो कि फार्मासिस्ट के उत्थान के लिए, उनके योगदान के लिए और उनको ट्रेनिंग इत्यादि करने के लिए, उनके लिए बहुत सारा काम करती है। और इसी के जन्म दिवस पर, यानी जिस दिन इसकी शुरुआत हुई थी, उसी को हम लोग आज के टाइम में 25 सितंबर के रूप में फार्मासिस्ट डे, वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के रूप में इसको हम सेलिब्रेट भी करते हैं। तो ये है इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एफआईपी बोलते हैं। और इसी के बनने वाले दिन पर 25 सितंबर को हम लोग वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे मनाते हैं, याद रखिएगा। तो ये भी इस पर प्रश्न आ सकता है, तो सी हो जाएगा आपका आंसर, दैट इज इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्वेंट यूज फॉर एक्सट्रैक्शन इज नोन एज। जो सॉल्वेंट हम लोग यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन पर्पसेस के लिए, तो आपको याद होगा एक्सट्रैक्शन क्या है। जब हम किसी भी मटेरियल, जो क्रूड मटेरियल है, जैसे कोई क्रूड ड्रग ले लिया आपने, मान लीजिए कि आपको हमने कह दिया कि ये कुछ किसी फूल के पत्तियां हैं, इनको ले जाइए और इसको सुखा करके इसका एक्सट्रैक्शन निकालिए। तो हम क्या करते हैं, उसमें ढेर सारा सॉल्वेंट डाल करके उससे उसका सिंपल जो भी कुछ उसके अंदर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट उसको निकालना इज नोन एज एक्सट्रैक्शन। अब ये जो एक्सट्रैक्शन करने के लिए जिस सॉल्वेंट का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जो एक्सट्रैक्ट है, तो ये तो वो हुआ जो कि कुछ उसमें से निकलेगा, उसे हम लोग एक्सट्रैक्ट बोलेंगे। सलरी जो है वो कभी ऐसा करते हैं कि हम लोग किसी सॉलिड डोजेस फॉर्म में जब लिक्विड मिला करके और उसका एक सेमी सॉलिड फॉर्म बना रहे होते हैं स्टार्टिंग में, या उसको टैबलेट वगैरह बनाने के लिए यूज करते हैं, तो उसे हम स्लरी बोलते हैं। यहाँ पर मेंस्ट्रुम जो है ये होता है वो सॉल्वेंट जो कि हम लोग एज ए एक्सट्रैक्शन पर्पसेस में यूज करते हैं। तो एक्सट्रैक्शन के लिए जो सोल्यूशन आप यूज करोगे उसे हम क्या बोलेंगे? मेंस्ट्रुम। मेयर क्या होता है ये मुझे भी नहीं मालूम, ऐसा कोई टर्म जनरली फार्मास्यूटिक्स में या फार्मेसी में हमें देखने को नहीं मिलता। मे बी ये कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो या कोई और चीज हो या कुछ और लिखना चाह रहे हो, तो ये नहीं मालूम। लेकिन मेंस्ट्रुम जो होता है वही यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल सिरप इज एज पर इंडियन फार्माकोपिया। आईपी के हिसाब से पूछ रहा है सिंपल सिरप क्या है आईपी के अनुसार। आईपी मतलब इंडियन फार्माकोपिया। इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार सिंपल सिरप किसे कहेंगे? पहले तो समझ लीजिए सिरप होती है, जो सिंपल सिरप होती है एग्जैक्टली वो चीनी के सॉल्यूशंस हैं और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस है। तो चीनी क्या होती है? सुक्रोज ही होती है, हम सभी जानते हैं उसका केमिकल फार्मूला। तो यानी कि सुक्रोज का ही यहाँ पर सॉल्यूशन बनाना है पानी में। अब एज पर इंडियन फार्माकोपिया उसका कंसंट्रेशन, एग्जैक्ट कंसंट्रेशन क्या होगा वो यहाँ पर पूछ रहा है। तो आपके ऑप्शन है 66.7% वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज, या फिर 66.7 वेट बाई वॉल्यूम सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज। वेट बाई वेट है ऊपर वाले में, नीचे वाले में वेट बाई वॉल्यूम है। तीसरा है 56.7 वेट बाई वेट और चौथा है 56.7 वेट बाई वॉल्यूम। अब इसमें से कौन सा सही है? तो एज पर इंडियन फार्मा
फार्माकोपिया जो हम सिंपल सिरप बनाते हैं उसमें 66.7% ही लेते हैं, यानी 66.7 ग्राम सुक्रोज वहां पर लेंगे, और जो वाटर होगा उसको भी हम लोग एज पर 100 ग्राम्स लेते हैं, उसको भी हम ग्राम्स में लेते हैं। इंडियन फार्माकोपिया के अनुसार दोनों की जो वैल्यू है वो हम ग्राम में लेते हैं, इसीलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला वाला, दैट इज 66.7% वेट बाय वेट solution of sucrose is known as simple syrup in the इंडियन फार्माकोपिया। ठीक है, इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से। अगर ब्रिटिश फार्माकोपिया या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया पूछेगा तो सेम चीज रहेगी, सुक्रोज वहां पे भी रहेगा, वेट बाय वेट रहता है, बट वो 85% वेट बाय वेट होता है, ये आपको याद रखना होगा। अगर ये पूछता है ब्रिटिश फार्माकोपिया इत्यादि तो आप ये वहां पर लिखेंगे कि उसके हिसाब से 85% का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज करंट जीएमपी इज अ पार्ट ऑफ, सी जीएमपी का फुल फॉर्म होता है करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। सी का मतलब है करंट, जी का मतलब गुड, एम का मतलब मैन्युफैक्चरिंग और पी का मतलब प्रैक्टिसेस। तो करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस इज अ पार्ट ऑफ, तो पहले समझिए ये है क्या। जो सीजीएमपी या जीएमपी जो होता है वो हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल एम में देखने को मिलता है, यानी जहां पर भी ड्रग बनाई जा रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग एरिया है, जो आप प्रोसेस जहां पे आप ये सारा कुछ प्रोसेस करते हैं, दवाएं बनाते हैं, उस एरिया पे किन किन बातों का ध्यान रखना है ताकि जो प्रोडक्ट बने वो क्वालिटी पूर्वक बने और उसमें किसी तरीके की गलती ना हो। जो आपका मैन्युफैक्चरिंग जो एरिया होगा, जो वहां पर स्पेसिफिकेशंस होंगे वो किस तरीके से होंगे, वो हमें गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस में पता चलता है। अब ये किसका पार्ट है, ये क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट है, क्वालिटी एश्योरेंस का पार्ट है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, या मार्केटिंग का पार्ट है। अब देखिए क्या होता है कि क्वालिटी कंट्रोल हम किसे कहते हैं, ये वो डिपार्टमेंट है जहां पर हमारे सभी फार्मास्यूटिकल्स के जितने भी रॉ मटेरियल से लेकर फिनिश प्रोडक्ट तक में जो भी कुछ बन रहा है उस सभी एक एक चीज का प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो वहां पे देखते हैं, तो वो क्वालिटी कंट्रोल के अंतर्गत आता है। हम इंश्योर करते हैं कि किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम नए नए ड्रग्स की खोज करते हैं या उनके नए फॉर्मुलेशंस बनाते हैं या कुछ हम नया कोई काम करते हैं, तो वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चला गया। मार्केटिंग क्या, जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया उसकी मार्केटिंग करेंगे ताकि उसकी सेल्स जो है वो बढ़े, यानी उसको लोगों तक या लोग जो भी मार्केट है वहां तक आप उसको पहुंचाने का काम करते हैं। बट क्वालिटी एश्योरेंस एक पार्ट है जहां पर हम इंश्योर करते हैं कि हमारे काम को शुरू होने से लेकर के काम के खत्म होने तक जितने भी प्रोसेसेस या जितने भी हम चीजें कर रहे हैं, जो भी हम चीजें यूज कर रहे हैं या हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, वो सभी की क्वालिटी एज अप टू द मार्क होगा, और यही जो है वो सीजीएमपी के द्वारा कंट्रोल किया जाता है या उसका पार्ट माना जा सकता है। तो यहां पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्वालिटी एश्योरेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, क्वालिटी एश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्लड सेरम, प्लाज्मा एंड टीयर्स। तो जो ब्लड सेरम है, प्लाज्मा और जो टीयर्स है, उसके फ्रीजिंग पॉइंट क्या है वो आपसे पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं 0.52 डिग्री सेल्सियस, -0.52 डिग्री सेल्सियस, -52 डिग्री सेल्सियस या 52 डिग्री सेल्सियस। तो फ्रीजिंग पॉइंट है तो सिंपल सी बात है कि वो पॉजिटिव में तो जनरली यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारा ब्लड जो है वो इस टेम्परेचर पर फ्रीज नहीं होता है। वो एक काफ़ी जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है ब्लड का, ब्लड सेरम, प्लाज्मा या टीयर्स का, वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। और यहाँ पे जो सबसे कम आपको दिख रहा है वो है -52 डिग्री सेल्सियस। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सी, -52 डिग्री सेल्सियस। ये हमें स्टोरेज कंडीशंस वगैरह को समझने में मदद करता है, उसके फॉर्मुलेशंस को किस प्रकार से बनाना है उसके ऊपर मदद करता है, ये सारी चीज़ें हमको समझने में मदद करता है फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीसीजी वैक्सीन इज यूज फॉर द यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो किस बीमारी के लिए हम लोग जनरली देते हैं ताकि बच्चों को दिया जाए, और जो आगे आने वाले समय में अगर उनको इन्फेक्शन अगर हो रहा है पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस का, उससे उनको बचाया जा सके, दैट इज नोन एज वैक्सीनेशन। अब इससे पूछ रहा है बीसीजी वैक्सीनेशन किसके लिए करते हैं। ऑप्शन है आपके स्मॉल पॉक्स, टाइफाइड, पोलियोमाइसेटिस या फिर ट्यूबरकुलोसिस। तो जो बीसीजी वैक्सीन होती है वो सिंपल सी बात है कि हम लोग ट्यूबरकुलोसिस, जिसे टीबी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, उसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं। और जो अगर बीसीजी का फुल फॉर्म अगर आपसे कहीं पूछ ले तो वो भी आप लिख सकते हैं, बैसिलस कैलमिटेग्यूरिन, ये इसका फुल फॉर्म होता है बीसीजी का। और ये क्या करता है, ट्यूबरकुलोसिस से आपकी मदद करता है, बचाता है आपको कि ट्यूबरकुलोसिस किसी व्यक्ति को ना हो, इसीलिए हम उसको पहले ही बीसीजी का वैक्सीनेशन दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है जो कन्वेंशनल सिस्टम है, जैसे कि टैबलेट, सिरप, कैप्सूल, इंजेक्शंस, नॉर्मल जो इंजेक्शंस होते हैं, सिरप है, क्रीम्स हैं, लोशंस हैं,
इनसे थोड़ा सा हट करके, ताकि जो स्पेशलाइज्ड या आप चाह रहे हैं कि टारगेटेड ड्रग डिलीवरी जो है होगा, यानी किसी पर्टिकुलर एरिया में ही ड्रग को रिलीज किया जाए और जितनी मात्रा ड्रग की चाहिए वो वहां पर पहुंचे, उसे हम लोग नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के रूप में रखते हैं। जैसे कि ट्रांसडर्मल हम पैचेस लगाते हैं या हम इम्प्लांट करते हैं दवाओं को स्किन के अंदर या ट्रांसडर्मली, तो उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलेंगे। अब यहाँ पर जो आपके ऑप्शन हैं उसमें है सल्फेशन नाम का ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो मेरे को फिर से एक शब्द समझ में नहीं आया, यहाँ पे इन सल्फेशन हो सकता है, एक शब्द है इन सफलेशन। ये जो टर्म है वो नेजल कुछ डिलीवरीज के लिए हम लोग यूज करते हैं, बट वो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये एक शब्द यहाँ पे हो सकता था, इस शब्द का मतलब नहीं मालूम, मे बी मिस प्रिंट हो, नेक्स्ट पेपर में मिस प्रिंटिंग हो सकती है, तो ये मिस प्रिंटिंग हो सकती है। सपोजिटरीज जो होते हैं वो नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के अंतर्गत नहीं आते, ये कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है। और ये जो सपोजिटरीज हैं वो जनरली हम लोग बॉडी कैविटीज जैसे कि एनल कैविटी, वेजाइनल कैविटीज में हम लोग यूज कर देते हैं ड्रग को डाल करके उसके अंदर। और आपने फर्स्ट ईयर में इसका प्रैक्टिकल भी किया होगा, जहां पे सपोजिटरीज बनाई जाती है और धीरे धीरे ड्रग को वहां रिलीज करता है। लिनीमेंट जो होते हैं वो ऑयल या अल्कोहल बेस्ड ड्रग्स होती हैं, जिनको हम लोग क्रीम के फॉर्म में जनरली बनाते हैं, लेकिन वो क्रीम नहीं होती, ऑयली होती हैं। और स्किन के ऊपर जो टूटी फूटी स्किन ना हो, मतलब जहाँ पे चोट इत्यादि ना लगी हो, ऐसी स्किन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, रब करने के काम में आते हैं, उसे लिनीमेंट बोलते हैं। जैसे कि मूव इत्यादि आता है, जब आपको कहीं मोच आ गई हो, दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, तो हम लोग उसको लगाते हैं, उसको लिनीमेंट बोलते हैं। वो क्रीम नहीं है, वो क्या बोलेंगे, लिनीमेंट बोलेंगे। लेकिन ये सभी कन्वेंशनल डोजेस फॉर्म है। जो इसमें इम्प्लांट की बात आप कर रहे हैं, यहाँ पे ड्रग के पैचेस बना करके उसको इम्प्लांट के रूप में डाल देंगे और वो धीरे धीरे अपनी ड्रग जो है रिलीज करेगा जिस टारगेट एरिया में है, तो वो एक नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का एग्जांपल है। इसीलिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा इम्प्लांट। ठीक है, अब ये जो मैं अभी एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, इस पे बेस अभी आप आगे देखिएगा कि क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और आप देखते उसको क्या कर ले जाएंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो ये पहला पेपर है, लेकिन दूसरे तीसरे पेपर में क्वेश्चंस जो है या ऑप्शंस से बने हुए क्वेश्चंस जो है वो क्या होंगे, रिपीट होंगे। Next question is minimum qualification to become a registered pharmacist under Pharmacy Act 1948। देखिए जो फार्मेसी एक्ट है वो 1948 में आया था, और फार्मेसी एक्ट के आने के बाद ही आपकी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जिसे हम लोग पीसीआई बोलते हैं, ये इसका गठन हुआ। और ये फिर बताया उन्होंने कि किस प्रकार से जो लोग होंगे उनकी पढ़ाई कैसे होगी, यानी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो क्या होगी, और जो व्यक्ति किसी प्रकार की पर्टिकुलर एजुकेशन को कंप्लीट कर लेगा उसे हम लोग रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट कैसे बनाएंगे और उसे हम रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट किसे कहेंगे। ये सारी चीजें जो है वो फार्मेसी एक्ट के द्वारा ही गवर्न है हमारे हिंदुस्तान में। अब जो आज की डेट में एज पर फार्मेसी एक्ट हमारे देश में फार्म डी फॉर्म, बी फॉर्म, एम फॉर्म, अगर आप इसमें से कोई भी कोर्स कर रहे हैं, एक बी फॉर्म फार्मेसी प्रैक्टिस का भी कोर्स है, अगर ये सारे कोर्सेज आप कर रहे हैं और कर चुके हैं तो आप एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बनने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर ये पूछता है कि कौन कौन से कोर्स एलिजिबल हैं, तो यही कोर्स अवेलेबल है, फार्म डी फॉर्म, बी फॉर्म और बी फॉर्म फार्मेसी प्रैक्टिस, ये सभी हैं। लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन पूछ रहा है यहाँ पे, मिनिमम मतलब सबसे छोटी कौन सी क्वालिफिकेशन अगर आपके पास है तो आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं। ये वही क्वालिफिकेशन है जो आप अभी पढ़ रहे हैं, जिसके लिए ये पेपर सॉल्व कर रहा हूं, यानी कि डी फॉर्म। डिप्लोमा इन फार्मेसी करने के बाद भी आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट बन सकते हैं एज पर फार्मेसी एक्ट, ये सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी फॉर्म। याद रखिएगा ये प्रश्न हर साल पूछा जा रहा है, 22 में भी आपको मिला है, 23 में भी मिलेगा और 24 में भी मिलेगा। तो ये बस पूछने का तरीका बदल जाएगा, बट ये प्रश्न बार बार आता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन शुगर कोटिंग ऑफ टैबलेट सीलिंग इज डन बाय। सीलिंग का मतलब यह है कि शुगर कोटिंग करने के बाद ड्रग को सील कर दिया जाए ताकि उसमें के जो कंटेंट है वो बाहर ना निकले। अब इसके लिए कौन सा हम लोग एक्सिपिएंट यूज करते हैं या एडिटिव यूज करते हैं, तो अब देखिए आपके ऑप्शन है अकेशिया, बीजवैक्स, जिलेटिन और सिलैक। अब अकेशिया जो होती है ये एक बाइंडर की तरीके से हम लोग यूज करते हैं। जिस समय ड्रग के मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी पार्टिकल्स हैं, उनको आपस में बाइंड करना है ताकि वो एक अच्छा पंचिंग हो सके और ड्रग बन सके या टैबलेट कैप्सूल बन सके, तो उसमें हम लोग बाइंडर के रूप में अकेशिया का प्रयोग करते हैं। बीज वैक्स जो है ये भी कोटिंग के लिए यूज करते हैं, बट ये फाइनल स्टेज पे यूज किया जाता है। और ये क्या लेके आता है, जैसे कि बीज वैक्स आप यूज करोगे ना तो फिनिशिंग लेके आएगा। फिनिश जो करते हैं आप कहते हैं ना, थोड़ा सा फाइन दिखेगा, ग्लॉसी फिनिश दिखेगी, तो वो टैबलेट को अच्छा दिखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, बट ये सीलिंग के काम में नहीं आता। जिलेटिन की बात करें तो जिलेटिन जो है वो भी एक बाइंडर की तरीके से यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो बाइंडर। जब हम लोग टैबलेट बना रहे हैं तो ये भी एक बाइंडर की तरह यूज होता है। बट जो सिलैक होता है ये एक
आप समझ सकते हैं एनिमल से प्राप्त किया गया प्रोडक्ट है ये भी, सिलैक भी। और ये जो सिलैक है ये वाटर रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी शो करता है, और ये सीलिंग के लिए, टैबलेट शुगर कोटिंग के दौरान सीलिंग के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि सिलैक। सिलैक जो है वो सीलिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं शुगर कोटिंग ऑफ द टैबलेट में। नेक्स्ट और लास्ट जो 10 क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज के इस पेपर में थे, उसमें से आखिरी प्रश्न है रेक्टिफाइड जो स्पिरिट होती है वो उसमें क्या पाया जाता है। तो रेक्टिफाइड जो स्पिरिट होती है, अब उसमें ऑप्शन है आपके 60%, 70%, 80%, 90% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इथेनॉल। अब यहाँ पर ये जो प्रश्न पूछा गया है ये एक ट्रिकी प्रश्न हम मांग सकते हैं, क्योंकि अगर आप रेक्टिफाइड जो स्पिरिट है उसकी डेफिनेशन देखेंगे तो इसे हम लोग एब्सोल्यूट अल्कोहल के नाम से भी जानते हैं। और इसमें क्या होता है कि 95% जो है वो इथेनॉल होता है, या ETOH आप जिसको बोलते हैं, C2H5OH भी बोल सकते हैं, इथेनॉल अल्कोहल जो भी आप बोल रहे हैं, वो कितना होगा 95% होगा। और लगभग 5% इसमें क्या होता है, वाटर होता है। और ये क्या होता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम होता है, दोनों को लिक्विड फॉर्म में आपको लेना है। लेकिन यहां पर ऑप्शंस में कहीं पर भी 95 नहीं है, देख रहे हैं आप। अगर 95 हो तो हम तुरंत उठा के लगा देंगे कि 94% एथेनॉल जो है इसमें होता है, बट यहाँ पे 60, 70, 80 और 90 है। तो अब इसमें से सबसे सही आंसर कौन सा है वो हमको देखना है, क्योंकि 95 तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो सबसे सही हमें क्या दिख रहा है, 90, क्योंकि 90 जो है वो 95 के पास पड़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, 90% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इथेनॉल। बट याद रखिएगा एग्जैक्ट आंसर अगर होगा तो 95% वॉल्यूम बाई वॉल्यूम इथेनॉल जो होता है वो रेक्टिफाइड स्पिरिट के रूप में हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। 10 क्वेश्चन एमसीक्यूज थे इस पेपर में, उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ पे आपको एक शब्द में आंसर देना है और आपका काम हो जाएगा। तो इसमें पहला प्रश्न है द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट ऑफ द माइक्रोबियल ग्रोथ कॉजिंग इंक्रीज इन द बॉडी टेम्परेचर आर कॉल्ड। कि अगर किसी के शरीर में अगर कोई बैक्टीरिया चला गया, वहां जाएगा, खाएगा, पिएगा और मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करेगा, वो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स आपके शरीर के अंदर जो टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर आपका, उसको बढ़ाएंगे, यानी सिंपल शब्दों में कि बुखार लेकर के आएंगे। तो जो बुखार लेके आने वाले प्रोडक्ट्स होते हैं माइक्रोबियल इन्फेक्शन के, उन्हें हम क्या कहते हैं। तो जो भी हमारे शरीर के अंदर टेम्परेचर बढ़ाता है, हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाता है जो आइटम, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, पायरोजेन के नाम से जानते हैं। पायरोजेन का मतलब जो कि आपके बॉडी के अंदर बुखार लेकर के आए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, पायरोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन। अब ये वाला जो पेपर में हमको मिल रहा है बीटी का, उसमें यहाँ पर मुझे कुछ इस जगह पे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पूछना चाह रहा है वो। तो ऐसा लग रहा था कि 1 लिखा है कि लेटेस्ट लिखा है, समझ में नहीं आ रहा। तो वो एक मिस प्रिंटिंग वहाँ पे मिल रही है। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट एडिशन ऑफ फार्माकोपिया आपसे पूछ ले रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि वो फर्स्ट पूछ रहा है। अगर वो लेटेस्ट फार्माकोपिया पूछ रहा है तो वो भी हम जान जाए। तो जो सबसे पहला एडिशन आया था फार्माकोपिया के, वो 1955 में आया था। 55 के बाद जो है वो जो अगला एडिशन आया वो लगभग 10 साल बाद आना चाहिए, बट वो 11 साल बाद आया, वो आया 66 में। और इसके बाद फिर जो है वो 10 साल बाद आना चाहिए, लेकिन 10 साल बाद नहीं, 19 साल बाद आया, वो आया 85 में। 1985 में अगला आया। फिर उसके बाद जो अगला आया वो 11 साल के अंतराल पे आया, वो आया 1996 में, जिसे हम लोग चौथा एडिशन बोलते हैं। 5वां एडिशन आया 2007 में। इसके बाद जल्दी आने लगा, इस यहाँ पे तो गैप था 11 साल का, लेकिन उसके बाद फिर जल्दी आने लगा। तो 2007 में आया, 2010 में आया, ठीक है, 2010 में आया, 2010 के बाद 2014 में आया, और 2014 के बाद 2018 में भी आया, और 2018 के बाद जो लेटेस्ट एडिशन है वो 2022 में आया। तो ये आप देख रहे हैं, ये हो गया पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां हो गया, ये 6ठा हो गया, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां। तो अगर पूछता है कि कितने एडिशन टोटल आए हैं फार्माकोपिया के, इंडियन फार्माकोपिया के, तो अभी तक 9 एडिशन आए हैं। जो लेटेस्ट एडिशन आया वो कब आया था, 2022 में आया। जो फर्स्ट एडिशन था वो कब आया, यहाँ पे पूछ रहा है, तो 1955 में आया, ठीक है। चौथा कब आया, 1996 में आया। 5वां कब आया, 2007 में आया है। 7वां कब आया, 2014 में आया। तो इस पे कैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, और पूछा भी जा रहा है, हर साल पूछा जा रहा है। इंडियन फार्माकोपिया के एडिशन के ऊपर एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो कितने आए हैं, तो 9 आए हैं। पहला कब आया था, 1955 में। आखिरी कब आया, 2022 में। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट इज इन द सीविंग मेथड द पाउडर इज पास थ्रू अ सेट ऑफ सीव्स विच आर अरेंज इन। जब सीविंग का मतलब है छानना, क्या छानना है, हमको पाउडर बनाना है। पाउडर मतलब कि वेरी फाइन पाउडर के रूप में आपको पार्टिकल्स चाहिए। तो हम जब कोई चीज बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि चौक है और उसका पाउडर आपको बनाना, तो मैंने आपको चौक दे दिया, आपने उसको तोड़ा, तो कुछ पार्टिकल बहुत बड़े होंगे, कुछ उससे छोटे होंगे, कुछ उससे छोटे होंगे, और सबसे ज्यादा जो फाइन होगा वो वाला हमको चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि ढेर सारी सीविंग मतलब छन्नियां को, एक आपका सीव शेकर मशीन होती है, उसमें हम डिफरेंट छन्नियों को लगाना शुरू करते हैं। तो एक हो गई, ये 2 हो गई, मान लीजिए मेरे पास 3, और टोटल 4 छन्नियां अगर, तो इन सबको लगाएंगे। छन्नी जो होती है, जो सीव साइज है उसका
यानी कि उसमें जो छेद हैं वो उनके हिसाब से हम उनको सेट करना है। वही यहाँ पे पूछ रहा है कि जो बड़े छेद वाली हैं उनको कहाँ लगाएंगे और छोटे छेद वाली को कहाँ लगाएंगे। तो जो बड़े बड़े छिद्र वाली है हमारी जो छन्नी है, यानी कि जो सबसे ज्यादा सीव नंबर जिसका ज्यादा है, मतलब जिसमें सीव के पोर्स मतलब बड़े हैं, वो वाला सबसे ऊपर लगाएंगे। उसके नीचे उससे छोटा, उससे नीचे उससे छोटा, और सबसे छोटे जो पोर्स वाले हैं उसको आप कहाँ लगाओगे, सबसे नीचे लगाओगे। क्यों? ताकि आसानी से ये जो आपने पाउडर लिया है या जो भी मटेरियल आपने लिया है वो पूरा बढ़िया से क्या हो जाए, छन जाए, और सबसे नीचे वाले से छन के हमको वेरी फाइन पाउडर्स जो है वो प्राप्त हो, बीच वाले से कोर्स, मॉडरेटली फाइन या फाइन, या जो एकदम बड़े वाले पार्टिकल्स हैं वो सब इसी प्रकार से क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो हम कहते हैं कि जब सीविंग मेथड हम करें तो पाउडर को छानने के लिए हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सीव मशीन जो है या सीव जो है वो नंबर ऑफ सीव जो है वो उसमें लगाते हैं। ये प्रश्न भी कई बार पूछा है, याद रखिएगा इसको, आगे फिर से आएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट इज यूज्ड एज एन इन ऑप्थेलिक प्रिपरेशंस। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस यानी कि आंखों में जो आप दवाएं यूज करते हैं उसमें फिनाइल मर्क्यूरिक नाइट्रेट जो है वो हम लोग यूज करते हैं, उसका क्या काम है वहां पे ये पूछ रहा है। तो सिंपल शब्दों में जानिएगा, ये एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव होता है। ये हमारी ड्रग को माइक्रोबियल इन्फेक्शंस या माइक्रोबियल ग्रोथ होने से रोकता है उसमें, और लंबे समय तक उसको प्रिजर्व करके रखता है ताकि आंखों में आप जब उसे डालें तो किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स आर आल्सो नोन एज। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स को एक तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग एलवीपी के नाम से जानते हैं, एलवीपी बहुत लोग बोलते हैं। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स का मतलब समझ रहे हैं आप? कभी आप हॉस्पिटल में गए, कोई व्यक्ति अगर एडमिट है तो आप देखते हैं उसको इंजेक्शन जो है वो तो हाथ में जैसे हम लोग नॉर्मली छोटा छोटा लगवाते हैं वैसा नहीं, वो बड़े बड़े इंजेक्शंस लगते हैं जो ऊपर लटके रहते हैं और वहां से ड्रॉप बाई ड्रॉप ड्रॉप बाई गिर रहे होते हैं। उन्हें हम लोग लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स के अंतर्गत रख सकते हैं। तो इसे एलवीपी बोल सकते हैं आप, इसे आईवी फ्लूइड से बोल सकते हैं क्योंकि आईवी में जो ये चढ़ रहा होता है, या फिर इसे लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन के रूप में भी हम लोग बोल सकते हैं। तो जो अच्छा लगे वो आप लिखिए, आईवी फ्लूइड्स लिखिए या लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन बोलिए, ये दोनों ही यहाँ पर सही आंसर है। जनरली आईवी फ्लूइड्स, क्योंकि एक क्वेश्चन इस पे और पूछा गया आगे जाकर के, तो वहां पे आईवी फ्लूइड आंसर हो जाता है, तो उसी हिसाब से आप यहाँ पर भी आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल फॉर द ह्यूमन यूज इज। जो ह्यूमन यूज यानी हम लोगों के लिए जो हम कैप्सूल्स यूज करते हैं उसका सबसे बड़ा साइज क्या होगा, ये आपसे पहले जानना है। साइज कौन कौन से होते हैं पहले अगर हम ये समझ लें तो यहाँ पर काफी सारे साइज हमको देखने को मिलते हैं। पहला साइज देखने को मिलता है 000 का, ठीक है। उसके बाद फिर आता है 00, फिर आता है 0, फिर आता है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां तक जो है ये साइजेस होते हैं, यानी 5 3 8 टोटल साइज जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन में हमको देखने को मिलते हैं। अब जैसे जैसे नंबर बढ़ रहा है, मतलब 000 तो छोटा हुआ ना, मतलब नंबर के हिसाब से, और फिर उससे बड़ा कौन सा है 00, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1 2 3 4, तो इसका जस्ट अपोजिट होता है आपका कैप्सूल का साइज। तो जो 5 नंबर वाला कैप्सूल का साइज है ये स्मॉलेस्ट साइज है, ये सबसे छोटा है, और जो 000 वाला है ये सबसे बड़ा क्या होगा, ये सबसे बड़ा है, ये लार्जेस्ट साइड है। तो ह्यूमन कंजम्पशन में जो 000 साइज की जो कैप्सूल्स आती हैं वो सबसे बड़ी होती है। इसमें करीब 1000 mg से लेकर के 1300-1400 mg तक की दवा जो है इसके अंदर जा सकती है। ये सबसे बड़ा कैप्सूल का साइज होता है हार्ड जेलेटिन कैप्सूल में, तो आप इसको 000 कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोविशील्ड वैक्सीन इज यूज फॉर द प्रिवेंशन ऑफ। ये देखिए, ये यहाँ पे प्रिवेंशन है, ये छुप रहा है एन, लेकिन याद रखिएगा कि प्रिवेंशन के बारे में पूछ रहा है। तो ये बड़ा ही कॉमन सा शब्द है, आपने देखा होगा कोवैक्स और कोविशील्ड नाम की 2 वैक्सीनेशन थी जो कि कोविड के दौरान 2022 में हमारे यहाँ देश में 22-23 में लोगों को वैक्सीन के रूप में लगाना शुरू किया गया था। तो ये दोनों ही कोविड-19 नाम के बीमारी से बचने के लिए था, ये सभी हम लोग जानते हैं। तो बड़ा ही सिंपल सा प्रश्न हो गया, ये कोविड-19 इन्फेक्शन से बचने के लिए हम लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर स्टेराइल filtration the grade of sintered glass filter used is। तो पहली चीज तो ये कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए, जो बैक्टीरिया अगर कहीं पर है तो उसको फिल्टर करने के लिए, छानने के लिए हम लोग सिंटर्ड जो ग्लास फिल्टर है इसका प्रयोग करते हैं, ये भी एक आप जानकारी रखिए। और ग्रेड की अगर बात करें तो आप समझिए कि जो सबसे छोटे पोर साइज के आते हैं वो 1 से 2 माइक्रोन पोर साइज के होते हैं हमारे सिंटर्ड ग्लास फिल्टर, और ये बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन के काम में आते हैं। इसीलिए स्टेराइल मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ, या स्टेराइल किसे बोलते हैं या स्टेरिलाइजेशन किसे बोलते हैं कि हम ये इंश्योर करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट में किसी तरीके का कोई बैक्टीरिया माइक्रोब्स अवेलेबल नहीं है। तो उसको फिल्टर करने के लिए हम लोग सिंटर्ड ग्लास यूज करते हैं जिसका पोर साइज होता है 1 से 2 माइक्रोन, और यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्रेड 5। और जो 1 से 2 माइक्रोन का ये जो हमारा फिल्टर्ड ग्लास फिल्टर होता है उसकी जो ग्रेड होती है वो क्या होती है,
ग्रेड 5 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ ऑयल वाटर एंड वन गम फॉर प्राइमरी इमल्सन ऑफ अ फिक्स्ड ऑयल इज। इमल्सन जो होता है उसमें हम लोग ऑयल भी लेते हैं, वाटर भी लेते हैं और गम भी लेते हैं। इसका ये रेशियो पूछ रहा है कि किस मात्रा में, कितनी मात्रा में हम ऑयल लेंगे, कितनी मात्रा में हम वाटर लेंगे, कितनी मात्रा में हम गम लेंगे। तो गम जो है वो एक, जैसे मान लीजिए कि आपको ग्राम्स में लेना है, तो हम ये जो ऑयल होता है वो 4 पोर्शन में लेते हैं, यानी कि जैसे 4 ग्राम हम ऑयल ले लेंगे और इसका जस्ट आधा हम वाटर लेंगे, यानी कि 4 का आधा 2 होता है, तो 2 ग्राम हम क्या लेंगे, वाटर ले लेंगे, और 2 का जस्ट आधा हम क्या लेंगे, गम लेंगे, यानी कि 1 क्या ले लेंगे, हम गम ले लेंगे। तो 4 का आधा 2, 2 का आधा 1, यही इसका रेशियो होता है। 4:2:1 में हम लोग इमल्सन्स बनाते हैं फिक्स ऑयल के, जहां पे हम ऑयल लेते हैं 4 पोर्शन, 2 पोर्शन हम वाटर लेते हैं और 1 पोर्शन हम क्या लेते हैं, गम लेते हैं, जो कि हमारे लिए इमल्सन बनाने के काम में आता है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट होता है, आगे भी आएगा, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिनीमेंट मे बी डिफाइंड एज। देखिए पहले दूसरे क्वेश्चन में एक बार लिनीमेंट आया था, तो मैंने आपसे कहा था कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम लोग रब करते हैं स्किन के ऊपर और अनब्रोकन स्किन के ऊपर करते हैं। जहां चोट लगी वहां नहीं लगाते, मतलब कि खुला हुआ चोट हो, घाव हो, कट लगा हो, वहां पे नहीं यूज करेंगे, ऐसी जगह यूज करेंगे जहां पे स्किन कटी ना हो, और वहां पर इसको रब करते हैं। रब करने का मतलब घिस करके या रगड़ करके इसको लगाया जाता है। ये सेमी लिक्विड प्रिपरेशंस होती हैं जो कि ऑयल या अल्कोहलिक सॉल्यूशंस में बनाई जाती हैं, और ये रूबिफिसेंट या एनाल्जेसिक इन्फेक्शंस में या दर्द कम करने के लिए, सूजन को कम करने के लिए इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है, जैसे मूव इत्यादि का एग्जांपल आप ले सकते हैं। और ये अनब्रोकन स्किन, याद रखिएगा, इस पर आगे भी एक प्रश्न पूछा गया किस स्किन पे यूज करते हैं, तो अनब्रोकन स्किन के ऊपर हम लोग इसको रब करते हैं, इसको आपको याद रखना। लिनीमेंट समझ में जैसे ऑयलमेंट जैसा लग रहा है। नेक्स्ट इज, अब आ जाते हैं, पहला तो पेपर खत्म हो गया, 2022 का जो पेपर था वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं 2023 के पेपर की तरफ। यहाँ जो पहला प्रश्न है वो है द फिल्ट्रेशन इज गवर्न बाय डेनीज लॉ, फिक्स लॉ, स्टोक्स लॉ या फिर नॉन ऑफ द अबव। तो जो कोई भी प्रोडक्ट है जिसका मेम्ब्रेन से वो कितना तेजी से फ्लो हो रहा है, उसको नापने के लिए हम लोग डेनीज लॉ का प्रयोग करते हैं। और डेनीज लॉ क्योंकि इस काम में यूज हो रहा है, इसीलिए फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग इसको यूज करेंगे। आइए इसका पूरा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डेनीज लॉ जो होती है वो, यहाँ पे आंसर क्या हो गया, डेनीज लॉ हो गया। याद रखिए फिल्ट्रेशन के लिए हम लोग डेनीज लॉ यूज करते हैं। डेनीज लॉ जो है वो फ्लूइड का फ्लो जो है उसको डिस्क्राइब करता है कि किसी पोरस मीडियम से वो कितना ज्यादा तेजी से या कम से फिल्टर करेगा। तो जो फिल्ट्रेशन है वो इसी के लिए होता है, इसीलिए यहाँ पे डेनीज लॉ हम लोग यूज कर लेंगे। फिक्स लॉ जो है वो गवर्न करता है डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस, नॉट द फ्लो ऑफ द फ्लूइड थ्रू द प्रोसेस। तो ये सब्सटेंस का डिफ्यूजन के बारे में बात कर रहा होता है, फ्लो ऑफ फ्लूइड के बारे में बात नहीं कर रहा है, यानी ये सॉल्यूट्स के बारे में बात कर रहा है, इसीलिए फिक्स लॉ का प्रयोग यहाँ पर आप नहीं करोगे फिल्ट्रेशन के लिए। नेक्स्ट स्टोक्स लॉ जो है वो किसी भी ड्रग को फोर्स करता है कि वो किसी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जो फॉलिंग हो रहा है विस्कस फ्लूइड में, उसका रेट जानने के लिए यूज करते हैं। तो स्टोक्स लॉ का भी प्रयोग यहां पर नहीं कर सकते। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, दैट इज डेनीज लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैग्नीशियम स्ट्रेट इज यूज्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीशियम स्ट्रेट का हम प्रयोग किस प्रकार से करते हैं हमारे फॉर्मुलेशन में, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के फॉर्मुलेशन में? बाइंडर की तरह, लुब्रिकेंट की तरह, ग्लाइडेंट की तरह या फिर डिटर्जेंट की तरह। डिटर्जेंट वो होता है जो सरफेस एरिया बढ़ाता है, ग्लाइडेंट वो होता है जो कि चिकनाहट को लेके आ रहा है और बाइंडिंग का भी काम कर रहा है साथ ही साथ। बाइंडर होते हैं जो दो मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, आपस में बाइंड करते हैं। और लुब्रिकेंट्स वो हैं जो कि फ्लो ऑफ जो प्रोडक्ट है उसको या पाउडर जो उसको बढ़िया से बनाते हैं ताकि वो आसानी से टैबलेट इत्यादि में कन्वर्ट हो जाए। तो इसमें से कौन सा काम मैग्नीशियम स्ट्रेट करता है? मैग्नीशियम स्ट्रेट जो है वो, अगर आप उसके पूरी प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो वो बाइंडर, लुब्रिकेंट और ग्लाइडेंट, ये तीनों की तरीके से काम करता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा उसका जो मेन पर्पस है वो है लुब्रिकेंट के तरीके से, इसीलिए यहां पे आंसर हो जाएगा बी, दैट इज लुब्रिकेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वेरी फाइन पाउडर मस्ट पास थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग सीव नंबर। जो देखिए सीव नंबर, जितना ज्यादा सीव नंबर उतने छोटे छोटे पोर्स, इसका आपको ध्यान रखना है। अभी एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था कि जो पाउडर है उसमें हम सीव जो है वो नंबर्स के बढ़ते हुए क्रम में लगाते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके मतलब छिद के जो संख्या उसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो जितना ज्यादा सीव नंबर होगा उतना ही छोटे उसके पोर्स होंगे। तो अभी देख रहे हैं हमको कौन सा चाहिए, वेरी फाइन पाउडर, यानी सबसे चिकना, सबसे छोटे पार्टिकल्स वाला। तो इसीलिए जो सबसे बड़ी सीव नंबर है वही हम यहाँ पे यूज करेंगे, इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा हमारा 120 सीव नंबर से हम लोग को वेरी फाइन पाउडर यूज करना है। बाकी सीव नंबर कहाँ पे यूज होते हैं वो भी याद रखिए। अगर आपको मॉड्यूलरली कोर्स पाउडर चाहिए तो हम 22 नंबर की सीव से उसको छानते हैं। 44 नंबर की सीव से हम लोग जो है मॉड्यूलरली जो फाइन पाउडर्स होते हैं उनके लिए छानते हैं। फाइन पाउडर अगर आपको चाहिए तो 85 नंबर की सीव नंबर से हम लोग उसको छानते हैं। और 120 का यूज होता है हमारा
सबसे ज्यादा फाइन पाउडर यानी वेरी फाइन पाउडर के लिए हम 120 नंबर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डाई सोडियम EDTA इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डाई सोडियम EDTA क्या है और उसका एग्जांपल है। तो डाई सोडियम EDTA, जो EDTA शब्द है अगर कहीं पर भी आता है तो वो चिलेटिंग एजेंट के तरीके से यूज किया जाता है। वो ना तो स्वीटिंग एजेंट होता है, ना फ्लेवरिंग एजेंट होता है, ना प्रिजर्वेटिव होता है। वो क्या होता है? चिलेटिंग एजेंट होता है। वो क्या करता है? चिलेशन कॉज करता है, मेटेलिक आयन या दूसरे आयंस को अपने साथ जोड़ता है और इसी को हम बोलते हैं चिलेशन। तो ये एक चिलेटिंग एजेंट के तरीके से यहाँ पर यूज करते हैं। आप इसका प्रयोग जो है वो एनालिसिस में भी करते हैं, केमिस्ट्री में भी करते हैं और सुटिक्स में भी करते हैं। तो ये एक क्या है? चिलेटिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वाज पब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। कब पहली बार इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी? ये देखिए फिर से क्वेश्चन ये रिपीट हो गया। 22 में भी आया था, 23 में भी आया। 22 में ये फिल इन द ब्लैंक्स में थे, यहाँ पर क्या है? ये आपका MCQ के रूप में आ रहा है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, 47, 50, 55 और 56। और अभी हम लोगों ने तो सभी देखा था कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी है। तो पहली वाली कब हुई थी? 1955 में। तो बिना कुछ सोचे समझे आप लगा दीजिए 1955 में यहाँ पर पहला एडिशन ऑफ फार्माकोपिया जो है वो पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the sieving method the powder is passed through a set of sieves which are arranged। अभी देखिए यही वाला क्वेश्चन जो है वो 2022 में फिल इन द ब्लैक्स में पूछा था। उसके बेस पे एक अभी हम लोगों ने वेरी फाइन पाउडर वाला क्वेश्चन कर लिया, चौथा नंबर का क्वेश्चन। और ये 6वें नंबर का क्वेश्चन भी आप देखिए तो सेम वही क्वेश्चन है, बस खाली अब आपको यहाँ पर MCQs के लेवल में पूछ लिया। तो 4 ऑप्शंस दे दिया, डिसेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, रैंडम या फिर ओन्स चॉइस। मतलब आपकी चॉइस के हिसाब से कुछ भी लगा लो, ये तो हो ही नहीं सकता। रैंडम मतलब कि जैसे मन करे वैसे लगा लो, ये भी नहीं हो सकता कि कोई चीज ऊपर लगा कोई चीज नीचे। भाई या तो ऊपर लगाएंगे या तो नीचे लगाएंगे। हमको पाउडर को अगर छानना है तो हमेशा हमने अभी क्या बताया, जो सबसे बड़े पोर साइज वाले हैं वो ऊपर लगाएंगे, उसके नीचे उससे छोटा, उससे नीचे उससे छोटा और सबसे छोटे वाले को सबसे नीचे लगाएंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, डिसेंडिंग ऑर्डर। वही क्वेश्चन है, यहाँ पे रिपीट हुआ है, आंसर भी सेम है। याद रखिएगा कि क्वेश्चंस जो है वो रिपीट होते हैं, ये उसके एग्जांपल्स हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू IP 2007 द ओरल पाउडर्स आर। इंडियन फार्माकोपिया 2007 में जो ओरल पाउडर्स हैं उनके बारे में बहुत सारी बातें बताई गई अलग अलग तरीके से। तो इसमें फाइनली डिवाइडेड होते हैं या बल्क पाउडर होते हैं या इफरसेंट होते हैं या डॉज पाउडर होते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो जो डॉज पाउडर होता है ये तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जो डॉज पाउडर है वो इंटरनली जो है वो यूज के लिए जनरली यूज किया जाता है। ये जो है इसका प्रयोग जो है हम लोग किसी जगह पर जैसे बॉडी कैविटीज में लाइक वेजाइनल कैविटीज की सफाई करने के लिए या उसमें क्लींजिंग करने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में इसका प्रयोग जो है वो किया जाता है। तो ये तो इंटरनल यूज में होता है, इसीलिए ये जो है ओरल पाउडर के रूप में प्रयोग नहीं किया जाता। इफरसेंट पाउडर जो है वो भी ओरल पाउडर में सीधे हम नहीं यूज कर सकते क्योंकि ये बुलबुले छोड़ते हैं और ये फुलफुलाते हैं, मतलब कि पानी में डालोगे तो खुलेंगे। तो पहले इनको पानी में डिजोल्व करेंगे, उसके बाद फिर इसको जो है लेना शुरू करेंगे। तो ये सीधे ओरल के रूप में नहीं यूज करते, या फिर कहीं और भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, एक्सटर्नली जो है वो भी यूज किया जा सकता है। तो ये सही आंसर के रूप में नहीं आएगा। बल्क पाउडर का मतलब होता है कि ढेर सारी मात्रा में कोई बना हो और उसका 1 चम्मच, आधा चम्मच या जितनी आपको जरूरत है उतना आप लेते हैं। तो ओरली भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर ये नहीं होगा। जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो होगा फाइनली डिवाइडेड। जो फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स होते हैं वो हम लोग ओरल के रूप में, ओरल पाउडर्स के रूप में लेते हैं। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट सही आंसर हो सकता है वो है ए, दैट इज फाइनली डिवाइडेड पाउडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच ऑफ द फॉलोइंग द एंट्री कोटेड टैबलेट। एंट्री कोटेड टैबलेट किसे कहते हैं पहले तो ये समझ लें। एंट्री कोटेड वो टैबलेट्स होती हैं जो हमारे जब हम उसे खाएंगे तो स्टमक में नहीं डिजोल्व होंगे, वो स्टमक में नहीं टूटेंगे, वो जा करके उनकी जो कोटिंग इस प्रकार से की जाती है कि वो इंटेस्टाइन में टूटे, खास करके स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पे जाकर के उनका एब्जॉर्प्शन इत्यादि हो। तो सीधी सी बात है कि वो इसको मैच करना है आपको। इसमें भी जो क्वेश्चन था लिखने में कुछ गड़बड़ी थी, बट ये मैच करने का मतलब है कि ये किस चीज से मैच हो रहा है। तो स्टमक में इसको नहीं डिजोल्व होना है या स्टमक में इसका एब्जॉर्प्शन नहीं होना है, माउथ में बिल्कुल नहीं होना है, नन ऑफ द इस तो हो ही नहीं सकता। तो जो सबसे सही आंसर हो रहा है वो हो रहा है इंटेस्टाइन में, क्योंकि एंट्री कोटेड टैबलेट जो है वो इंटेस्टाइन में ही जाकर के होती है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन लिखा होता तब हम लोग को थोड़ा कंफ्यूजन होता, बट इंटेस्टाइन लिखा हुआ है तो सीधे हम लोग एंट्री कोटेड टैबलेट्स जो है वो मैच करती हैं कहां पर, इंटेस्टाइन में। तो आप इसको याद रख सकते हैं और ये आंसर इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द प्रिंसिपल ऑफ बॉल मिल। बॉल मिल क्या होती है पहले समझें, उसका प्रिंसिपल के ऊपर पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर मिक्स होगा। तो ये देखिए जो बॉल मिल होती है वो एक तरीके का क्या नाम है, पहले मतलब बर्तन ले लिया और उसमें जो है बॉल्स होती हैं स्टील की
या किसी मेटल की बॉल्स होती हैं, बॉल्स मतलब गेंदें होती हैं। अब जब ये मशीन चलती है, घूमती है, तो ये बॉल्स आपस में क्या होती हैं, टकराती हैं। तो इसमें जो है एट्रिशन भी होता है क्योंकि वो दो पार्टिकल्स के बीच में आ रहा है, और इम्पैक्ट भी हो रहा है क्योंकि वो आपस में टकरा भी रहे हैं। तो उनके टकराने की वजह से आप बाल मिल किस काम में यूज होती है कि जो बड़े पार्टिकल्स हैं उनको छोटे पार्टिकल्स में तोड़ने के काम में आती है। बाल मिल का काम है कि वो साइज रिडक्शन करती है, आपके पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल में तोड़ती है। तो ये दोनों तरीके का करता है। अब यहाँ पे ऑप्शंस में इंपैक्ट है, एट्रिशन है, कंप्रेशन है। कंप्रेशन मतलब दो चीजों के बीच में लगा के दबा देना, तो ये तो वहां यहाँ पे कर नहीं रहा है, ये इंपैक्ट कर रहा है और एट्रिशन कर रहा है। लेकिन जो आंसर नंबर डी आप देख रहे हैं उसमें दोनों चीज एक साथ लिखी है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये एग्जैक्ट कौन सा होगा, ये वाला सही होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों बातें जो हो रही है। इसीलिए जो आंसर होगा वो होगा इंपैक्ट एंड एट्रिशन, जो कि बॉल मिल का एग्जैक्ट प्रिंसिपल होता है। ये साइज रिडक्शन के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर द कंटेनर्स मीन फॉर द स्टोरेज ऑफ इंजेक्टेबल्स। इंजेक्टेबल्स मतलब इंजेक्शंस जो हैं उनको स्टोर करने के लिए हम कौन सा कंटेनर यूज करते हैं। फाइन मतलब आप जानते हैं जनरली ज्यादातर जो आप इंजेक्शन लाते हो वो ग्लास में होता है, आप उसको ग्लास को तोड़ करके इंजेक्शन निकालते हैं ना, तो देखा होगा आपने। तो जो ग्लास है उसमें कौन से क्लास का ग्लास हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं फॉर द इंजेक्टेबल। तो फाइन सोडा ग्लास यूज करते हैं, टाइप 2 ग्लास यूज करते हैं, नेचुरल ग्लास यूज करते हैं, या टाइप 1 और टाइप 2 दोनों यूज कर सकते हैं। तो नेचुरल ग्लास जनरली यूज नहीं करते क्योंकि वो इंटैक्ट कर सकता है जो मटेरियल है उसके साथ। फाइन सोडा ग्लास के साथ भी यही प्रॉब्लम है, इसलिए उसको नहीं यूज कर सकते। सेकेंड टाइप की ग्लास यूज कर सकते हैं और करते भी हैं, लेकिन टाइप 1 ग्लास जो है उसका भी प्रयोग किया जाता है। इसीलिए जो यहां पर सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, क्योंकि ये दोनों तरीके की टाइप 1 और टाइप 2 क्लास की जो ग्लासेस होती हैं उनको हम लोग इंजेक्टेबल को स्टोरेज करने के लिए यूज करते हैं। तो आंसर हो जाएगा टाइप 1 एंड टाइप 2 ग्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन आ गए जिसमें आंसर आपको एक वर्ड करना है। ये है पहला, सिरप आईपी कंटेन्स डैश 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 परसेंट वेट बाय वेट ऑफ सुक्रोज। तो ये वही वाला प्रश्न है 2022 में आया था, वो एमसीक्यूज में था। वहां पे पूछा गया था कि जो इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से जो सिंपल सिरप है उसका कंसंट्रेशन क्या होता है। तो यहां पर भी हो जाएगा वही चीज को, जो सिरप है इंडियन फार्माकोपिया के हिसाब से उसमें जो परसेंटेज होगा सुक्रोज का वो कितना होगा, वेट बाई वेट होता है पहली बात। तो कितना होता था 66.7, वहां पे आपने आंसर किया था, तो यहां पे भी उठा के वही आंसर करिए। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछने का तरीका बदल गया लेकिन क्वेश्चन सेम है। दूसरा क्वेश्चन है अगला, द रेट ऑफ ऑयल वाटर गम फॉर द प्राइमरी इमल्सन ऑफ अ फिक्स्ड ऑयल इज। देखिए ये भी जो प्रश्न है ये वहां पर भी रिपीट था, यहां पर भी रिपीट है, मतलब 22 में भी पूछा था और 23 में भी पूछ रहा है, सेम क्वेश्चन है। और इसमें भी कुछ नहीं करना, आपको याद होगा वहां पे एक गम लिखा था, बट हमें मालूम है कि ऑयल जो लेना है हमें 4 पोर्शन में लेना है, वाटर उसका आधा 2 पोर्शन में और उसका आधा गम क्या 1 पोर्शन में। तो यहाँ पर जो रेट होगा, रेट है, रेशियो है, जो पूछ रहा है, पार्ट है, जो भी किसी भी नाम से पूछ सकता है, वो नहीं बदलेगा, वो होगा 4:2:1, यानी 4 पार्ट आपको ऑयल लेना है, 2 पार्ट वाटर और एक पार्ट क्या लेना है आपको यहाँ पे गम लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट शुड बी डैश 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 विथ लैक्राइमल सिक्रीशंस। जो लैक्राइमल सिक्रीशंस है यानी कि जो आंखों में आपके सिक्रीशंस होते हैं जिसको टीयर इत्यादि भी बोलते हैं, उससे आपका ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट क्या होना चाहिए। तो दोनों का जो मतलब पीएच है वो तो एक जैसा ही होगा, लेकिन उन दोनों का जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो एक जैसा होना चाहिए। और ये तभी हो सकता है जब ये दोनों एक जैसे क्या हो, आइसोटोनिक हो। तो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट जो है वो आइसोटोनिक होने चाहिए लैक्राइमल सिक्रीशन से, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आइसोटोनिक। अगला प्रश्न है हमारा, जो ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट्स हैं, देखिए इसमें यहाँ पे भी इसलिए क्योंकि आइसोटोनिक क्यों होना चाहिए, ये भी एक चीज है। ये भी आ सकता है कि व्हाई इट शुड बी आइसोटोनिक। तो ये क्योंकि वो इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट जो है उसको अवॉइड करने के लिए हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का प्रयोग करते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला प्रश्न है वो फिर से एक देखिए रिपीटेड प्रश्न है, पहले भी पूछ चुका है 2022 में, फिर से पूछ रहा है। लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स आर आल्सो कॉल्ड। तो लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल्स जो होते हैं उन्हें हम लोग कौन सा फ्लूइड बोलते थे, आईवी फ्लूइड्स बोलते थे। याद होगा आपको उस क्वेश्चन का आंसर में हमने किया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आईवी फ्लूइड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फुल फॉर्म ऑफ सीजीएमपी। तो मैंने वहां पे एक क्वेश्चन किया था कि जीएमपी किसका पार्ट है, ये आपसे पूछा था वहां पे, क्वेश्चन नंबर 2 या 3 था 2022 के पेपर में। अब यहाँ पे सिंपल पूछ रहा है सीजीएमपी का फुल फॉर्म क्या है, तो हम आपको पहले बताए ये करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो आंसर हो जाएगा करंट गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। आपके उस एक्सप्लेनेशन से इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज द टैबलेट्स इज अ डैश 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 डोजेस फॉर्म। टैबलेट क्या होती है, टैबलेट जो होती है वो कंप्रेस्ड डोजेस फॉर्म हो सकती है। यहाँ पे कई सारे आंसर हो सकते हैं। कंप्रेस्ड पाउडर डोजेस फॉर्म है,
ये एक यूनिट डोजेस फॉर्म होती है, एक बार में एक टैबलेट या एक बार में एक ही डोज जो है वो हम ले पाते हैं। ये एक सॉलिड डोजेस फॉर्म यहाँ पे आंसर हो सकता है क्योंकि ये एक सॉलिड डोजेस फॉर्म है, और ये एक ओरल डोजेस फॉर्म है क्योंकि इसे हम ओरली ही देते हैं, माउथ के द्वारा देते हैं, पेशेंट अपने मुंह के द्वारा इसको खाता है, तो ये सभी यहाँ पे हो सकता है। तो आप ओरल सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म लिख देंगे तो सब एकदम सही हो जाएगा, कुछ भी गड़बड़ इसमें नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओरल सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, इसमें से सभी आंसर सही है। नेक्स्ट इज फार्मेसी एक्ट 1948, द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एज अ फार्मासिस्ट इज। तो इंडियन फार्मेसी एक्ट जो है 1948, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। उसके हिसाब से फार्मासिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, हमने पहले भी बताया कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिफार्मा जो है वो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये भी रिपीटेड प्रश्न था, सेम टू सेम आपको आंसर कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 जो है 2023 के पेपर में, वो है गिव एन एग्जांपल ऑफ अ नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। वहां पे नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम पे क्वेश्चन पूछा था, तो इम्प्लांट्स आपने उनका आंसर दिया था। बिल्कुल उसी तरीके से चाहे तो आप इम्प्लांट्स यहाँ पे लिख दीजिए या फिर आप ट्रांसडर्मल पैचेस लिख दीजिए, ये सब जो है नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। या फिर जैसे नैनो मेडिसिन है, नैनो पार्टिकल से बना हुआ मेडिसिन है, या फिर जो है किसी तरीके के जो और भी चीजें बन रही हैं उनको भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आप ट्रांसडर्मल पैचेज या इम्प्लांट्स लिख करके आप बच जाइए क्योंकि यहाँ पर एक ही एग्जांपल पूछ रहा है। नेक्स्ट इज गिव एन एग्जांपल ऑफ नेजल प्रिपरेशन। नेजल प्रिपरेशन जो नाक में जो हम लोग डालते हैं उसके लिए पूछ रहा है। तो नेजल डीकंसिस्टेंस बहुत ही अच्छा यूज है, आप जब नाक जाम हो जाती है तो हम लोग उसको लगा करके यूज कर लेते हैं, उसका एग्जांपल आप यहाँ पर दे सकते हैं, नेजल डीकंसिस्टेंस, जो कि ऑक्सीमेटाजोलिन जो ड्रग है उससे बनाई जाती है। आप मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, आजकल टीवी पे बहुत सारा ऐड आता है, हम लेते हैं उसको, नाक जाम होती है हम दबाते हैं और नाक जो है वो नाक के अंदर जाता है और नाक जो है वो खुल जाती है, तो सांस लेने में आपको आसानी होने लगती है। तो नेजल डीकंसिस्टेंस उसको हम लोग बोल सकते हैं। विक्स वेपोरब वगैरह का भी एग्जांपल आप यहाँ पर ले सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 2023 के पेपर का, वो है राइट द वेरियस साइजेस ऑफ हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स। ये हम लोग इसको भी डिस्कस कर चुके हैं, 000 से मतलब 000 से 00, 00 से 0, फिर 1 2 3 4 5 तक ये जाती है, और ये सबसे बड़ा वाला है, ये सबसे लार्जेस्ट साइज है, ये सबसे स्मॉलेस्ट साइज है। ये भी इससे भी प्रश्न पूछा था। अब यहाँ पे उसी से रिलेटेड है, दूसरा प्रश्न पूछ लिया है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 000, 00, 0, 1 2 3 4 5, ये सभी वेरियस साइजेस हैं हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स की। अब आते हैं 2024 के पेपर पे, और इसका जो पहला प्रश्न है वो देख लेते हैं। व्हाट इज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया केमिकली। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे बोलते हैं, मैग्नीशिया मतलब मैग्नीशियम कंटेनिंग कंपाउंड, मिल्क मतलब दूध जैसा जो दिख रहा हो, तो दूध जैसा दिखने वाला जो है उसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलेंगे। इसमें जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उसमें मैग्नीशियम है ही नहीं, तो इसका तो प्रयोग कर ही नहीं सकते। सोडियम बाइकार्बोनेट भी नहीं हो सकता क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो खाने वाला सोडा है आपका, जो बेकिंग सोडा आप लोग यूज करते हैं घरों में, उसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप चूने के पानी को बोल सकते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो भी नहीं हो सकता यहाँ पे क्योंकि वो मिल्क जैसा नहीं दिखता। मिल्क जैसा जो है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो दिखता है, जो कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस जिसको बोलते हो, पानी में जब उसे घोल देते हैं तो वो जो बनता है उसे हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, दैट इज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है हमारा, स्टेबलाइजर्स आर यूज्ड इन एलिक्सर्स। स्टेबलाइजर्स किस काम के लिए यूज होते हैं, तो स्टेबलाइजर कलरिंग एजेंट नहीं हो सकता, वो प्रिजर्वेटिव के तरीके से भी बेसिकली नहीं यूज कर सकते, मतलब काम तो यही है बट बेसिकली वो प्रिजर्वेटिव नहीं है। सॉल्युबिलिटी बढ़ाने का काम भी वो जनरली नहीं करती क्योंकि उसके लिए सॉल्युबाइजर्स आते हैं, प्रिजर्वेटिव होते हैं प्रिजर्वेशन के लिए। लेकिन ये जो स्टेबिलिटी है हमारे प्रोडक्ट की, यानी कि जो उसकी केमिकल और फिजिकल स्टेबिलिटी है वो बनी रहे, वो बनाने का काम कौन करता है, हमारे स्टेबलाइजर्स करते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज फॉर स्टेबिलिटी। तो एलिक्सर्स में स्टेबलाइजर्स का काम क्या है कि वो स्टेबिलिटी को बना करके रखेंगे। अगला प्रश्न है द फोर्थ एडिशन ऑफ आईपी वॉल पब्लिश इन। देखिए हमने कहा इंडियन फार्माकोपिया के डिफरेंट एडिशंस पे बार बार प्रश्न पूछ रहा है, तो याद रखेंगे कि यहाँ पर जो फोर्थ था वो सबसे इंपॉर्टेंट एक इंडियन फार्माकोपिया थी, बहुत ही फेमस इंडियन फार्माकोपिया, क्योंकि उसमें जो चीजें आई बहुत ही रिफाइंड होकर आई, काफी सालों तक वही चलता रहा, इंडस्ट्री में वही चलता रहा, लोगों की आपकी जो किताबें हैं पुरानी उन सभी में इंडियन फार्माकोपिया जो है वो 1996 वाली देखने को मिलती है। तो 1996 में जो फार्माकोपिया आई थी वो चौथी वाली थी। तो यहाँ पर हम लोग पहले ही सब डिस्कस कर चुके हैं एक क्वेश्चन के आंसर में, तो यहाँ पे हमें सबको मालूम है कि 1996 में चौथी वाली आई थी, तो चौथा एडिशन जो है वो 1996 आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, द फार्मेसी एक्ट केम इन फोर्स। अभी कई सारे क्वेश्चन के आंसर में बार बार आ रहा था फार्मेसी एक्ट 1948, तो आप सिंपल आंसर उठा के करेंगे
कि ना तो 1947 में हुआ था क्योंकि 1947 में देश आज़ाद हुआ था, 1950 में जो है ये भी नहीं हुआ था, 1949 में भी नहीं हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। तो याद रखना है फार्मेसी एक्ट कब आया था? 1948 में। इसीलिए जब भी हम लिखते हैं फार्मेसी एक्ट तो लिखते हैं द फार्मेसी एक्ट 1948, यानी कि याद रहे। और ये हम लोगों का मिनिमम क्वालिफिकेशन डिप्लोमा का बताया। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का निर्माण किसकी वजह से हुआ था? तो आप बोलेंगे कि उसका निर्माण जो है फार्मेसी एक्ट के द्वारा हुआ था। तो कई सारे प्रश्न बन सकते हैं। कब हुआ था? अगर डेट पूछ रहा है कि फार्मेसी एक्ट कब हमारे देश में लागू हुआ था, तो वो 4 मार्च 1948 को लागू हुआ था। ये आप याद रख सकते हैं, इस पर भी प्रश्न आ सकता है। और इसी की वजह से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का गठन हुआ। और जो गठन हुआ फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का, जिसे आप पीसीआई बोलते हो, वो कब हुआ था? वो हुआ था 9 अगस्त 1948 पे। तो इस पर भी प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इसको भी आप क्या करिएगा? याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सिंपल सिरप इज अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। देखिए तीसरी बार पूछा, अलग तरीके से पूछा कि सिंपल सिरप जो होता है, चाहे वो इंडियन फार्माकोपिया हो, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड फार्माकोपिया, उसमें हम डालते क्या है? उसमें हम फ्रक्टोज डालते हैं, डेक्सोज डालते हैं, या कुछ नहीं डालते हैं, या सुक्रोज डालते हैं। सुक्रोज याद रखिए क्या होता है? चीनी होता है, शुगर होता है। जो आप चीनी खाते हो वो सुक्रोज होता है उसका केमिकल नेम। और जो सुक्रोज है इसी से हम लोग सिरप बनाते हैं। तो इसीलिए जैसे रूह अफ़ज़ा, आप लोग आजकल बहुत नाम सुन रहे होंगे और गर्मी का मौसम में तो पीते भी हैं। रूह अफ़ज़ा इज ऑल्सो अ सिरप, क्योंकि उसका जो बेस है उसमें हम चीनी का ही पानी यूज करते हैं, बाकी उसमें फिर जड़ी बूटी और गुलाब रस और ये सब डाल करके बनाया जाता है। तो जो सुक्रोज है वही क्या होता है? बेस होता है किसी भी सिरप का। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुक्रोज, जो कि ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैप्सूल इन विच पाउडर्स आर इनक्लोज्ड आर मेड अप ऑफ। कैप्सूल जिसमें हम लोग पाउडर भर के उसको खाते हैं, कैप्सूल डोजेस फॉर्म में जनरली पाउडर ही अंदर भरा होता है, तो उसको हम लोग किस चीज से बनाते हैं? क्या राइस फ्लोर से बनाते हैं, फ्रक्टोज से बनाते हैं, डेक्सट्रोज से बनाते हैं, जिलेटिन से बनाते हैं? तो ये आपसे पूछ रहा है। हम सभी को मालूम है, अभी कई बार प्रश्न आया पीछे भी कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल किसका का साइज क्या होता है, जिलेटिन कैप्सूल का साइज क्या होता है, बार बार आ रहा है। तो याद रखिएगा, तो जो कैप्सूल बनती है, जो उसकी सेल होती है, वो किसकी बनी होती है? शेल मतलब जो बाहरी का उसका छिलका है जिसके अंदर आप पाउडर भरते हो, जिसको आप खोल करके कई बार बचपन में खेले भी होंगे, वो किसका बना होता है? वो जिलेटिन का बना होता है। तो याद रखेंगे जिलेटिन से ही बनता है हमारा हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। तो ये हो गया ए जिलेटिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रिस्क्रिप्शन इन इज एन ऑर्डर रिटन बाय अ रजिस्टर्ड मेडिकल टू। किसके लिए? तो जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, यहाँ पे प्रैक्टिशनर्स छूट गया, पी लिख लीजिएगा, आरएमपी जिसको बोलते हैं। आरएमपी मतलब वो डॉक्टर्स जिनको दवाएं लिखने का अधिकार प्राप्त है, जो पढ़े लिखे डॉक्टर्स हैं, ठीक है, झोला छाप वाले नहीं। तो आरएमपी जो है वो किसके लिए प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन क्या है? एक रिटन ऑर्डर होता है जिसपे दवाएं, पेशेंट का नाम, गांव, पता और उससे जो प्रॉब्लम है वो सब कुछ, या कोई टेस्ट परफॉर्म करना है, सब कुछ प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर लिखा रहता है। तो प्रिस्क्रिप्शन बेसिकली डॉक्टर किसके लिए लिखता है? कि जिस प्रिस्क्रिप्शन को पढ़ करके हम पेशेंट को दवा दे पाए। तो पेशेंट के लिए तो लिख ही रहा है, लेकिन पेशेंट को वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उसमें जो दवा लिखी गई पेशेंट हो सकता है, मैं अगर पेशेंट हूं तो हो सकता है मैं समझ लूँ इसमें क्या लिखा है, क्योंकि मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। इसलिए आप भी हो सकता है पढ़ने के बाद आपका जब ट्रेनिंग वगैरह हो जाए तो आप भी समझ लेंगे, क्योंकि आप भी एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हैं। हम पेशेंट भी हो सकते हैं, लेकिन हर पेशेंट फार्मासिस्ट नहीं हो सकता। फार्मासिस्ट पेशेंट हो सकता है, पर हर पेशेंट फार्मासिस्ट नहीं हो सकता। कंपाउंडर, ये जिसका काम कंपाउंड करना है, उसको ये प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने के लिए नहीं होता। नर्स को भी पढ़ने के लिए नहीं होता, क्योंकि वो नर्सिंग स्टेशन पे काम कर रही होती हैं। कई बार वो हेल्प जरूर उससे ले लेती है, लेकिन उनका बेसिकली उनका काम नहीं है दवा देने का। तो जो दवा को प्रोवाइड कराने का काम है पेशेंट को, वो किसका काम है? फार्मासिस्ट का। तो फार्मासिस्ट ही होता है जो कि प्रिस्क्रिप्शन पढ़ता है, और रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है वो फार्मासिस्ट के लिए ही लिखते हैं। एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, दैट इज फार्मासिस्ट। तो याद रखिएगा फार्मासिस्ट के लिए ही लिखा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इनिमाज आर एडमिनिस्टर्ड। इनिमाज कहाँ पे लगाए जाते हैं या कहाँ पर यूज किए जाते हैं? तो वो पेरेंटली यानी कि इंजेक्शन के रूप में यूज करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं यूज करते। ओरली नहीं दिया जाता, माउथ से नहीं खाते। एक्सटर्नली ही यूज होता है, बट कहाँ यूज होता है ये पूछ रहा है। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो रेक्टल कैविटी में, यानी एनल कैविटी जो होती है वहां पर हम इसका प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए गुदा द्वार के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। तो रेक्टली इसका प्रयोग करते हैं। तो इनिमाज आर यूज इन द रेक्टली। तो आंसर हो जाएगा ए, रेक्टली, या रेक्टम अगर होता तो रेक्टर हो जाता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एलिक्सर्स आर। एलिक्सर्स क्या होते हैं? हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड होते हैं, एक्वस होते हैं, विस्कस होते हैं, या फिर सेमी सॉलिड होते हैं। तो एलिक्सर्स जो होते हैं वो सेमी सॉलिड नहीं होते। विस्कस मतलब कि विस्कोसिटी जिसकी ज्यादा हो, चिपचिपा सा हो, ऐसा भी नहीं होता है वो। ठीक है। वो एक्वस सिर्फ नहीं होता। एक्वस मतलब केवल पानी में बना हो, ऐसा नहीं होता। अगर पानी में बना होता तो उसे हम क्या बोलते? सिरप बोल देते। लेकिन वो एक्वस नहीं है। ठीक है। वो क्या होता है? हाइड्रो अल्कोहलिक होता है। हाइड्रो मतलब पानी भी है,
हाइड्रो मतलब पानी, अल्कोहलिक मतलब अल्कोहल लिक्विड होता है, तो लिक्विड फॉर्म में हमको देखने को मिलता है, लेकिन उसमें पानी और अल्कोहल दोनों होता है, उसी को क्या बोलते हैं, एलिक्सर्स बोलते हैं। इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रो अल्कोहलिक लिक्विड। तो इस पेपर में 2024 वाले में 9 एमसीक्यूज थे, उसके बाद द फिल इन द ब्लैंक्स और वन वर्ड वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आइए अब उसको सॉल्व करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन आया था फिल इन द ब्लैंक्स में था, वो था फुल फॉर्म ऑफ एमडीआई। एमडीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एमडीआई का जो फुल फॉर्म है वो है मीटर्ड डोज इनहेलर। जो देखा होगा अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं या सीओपीडी के, जो जिनको लंग्स वगैरह में दिक्कत होती है, वो हमेशा एक पफ लेने के लिए उनसे कहा जाता है या 2 पफ लेने के लिए कहा जाता है। तो डॉक्टर ने बताया, तो जितनी बार वो उसको इनहेल करते हैं उसमें मेजर की हुई क्वांटिटी ऑफ ड्रग जो है वो उनके बॉडी के अंदर जाती है और वो इनहेल करते हैं। तो इनहेलर मतलब इनहेल करने वाली ड्रग्स, डोज मतलब जितनी डोज फिक्स है उतनी ही लेनी है, और मीटर मतलब जो मीटर करके दिया जा रहा है, जितनी डोज लेनी है उतना ही इनहेल कर रहा है। तो इसी को शॉर्ट फॉर्म में एमडीआई बोलते हैं और लॉन्ग फॉर्म में उसे क्या बोलते हैं, या फुल फॉर्म उसका क्या होता है, मीटर्ड डोज इनहेलर। नेक्स्ट इज जो अस्थमा और सीओपीडी में जनरली यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ यूएसपी। यूएसपी का फुल फॉर्म क्या है? तो फार्मेसी में जो या फार्मास्यूटिक्स में हम लोग यूएसपी समझते हैं, वो पी का मतलब तो फार्माकोपिया हो गया, और यूएस जो देश का नाम है सभी जानते हैं, यूएस कौन है, यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स फार्माकोपिया जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि यूनाइटेड स्टेट्स देश की फार्माकोपिया है। नेक्स्ट इज लिनीमेंट मस्ट नॉट बी अप्लाइड ऑन डैश 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 स्किन। एक क्वेश्चन आया था लिनीमेंट्स के ऊपर 2022 में, जो ऑप्शन में था, तो वहां हम लोग ने एक्सप्लेन किया। 2023 में फिर इस पे एक प्रश्न था कि ये होता क्या है, उसकी डेफिनेशन पूछा, और उसी डेफिनेशन में लास्ट टाइम में मैंने आपसे कहा था कि इसको हम लोग उस स्किन पे लगाते हैं जहां कोई चोट के निशान ना हो, मतलब कि कटा ना हो, घाव ना हो, ओपन घाव ना हो, वहां पे इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि ये अल्कोहलिक या ऑयली प्रिपरेशन है, तो स्किन के अंदर नहीं जाना चाहिए, पेनिट्रेशन इसका नहीं होना चाहिए, स्किन के ऊपर ही इसको रब करते हैं। रब करके लगाना है, क्योंकि घिसना है, तो अगर चोट लगी होगी तो आप घिसोगे तो आपको दर्द होगा, तो इसीलिए हम लोग लिनीमेंट्स का प्रयोग जो है वो अनब्रोकन स्किन के ऊपर करते हैं। इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। तो ये भी एक तरीके का रिपीटेड प्रश्न हो गया। अगला प्रश्न हमारा, एवरी डोजेस फॉर्म इज अ कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ नॉन ड्रग कंपोनेंट्स आर कॉल्ड। जो भी ड्रग्स होती हैं, आप मान लीजिए टैबलेट ले रहे हैं, तो टैबलेट में 2 चीजें पाई जाती हैं, एक तो एक्टिव इंग्रेडिएंट जिसे आप ड्रग बोलते हैं, जिसकी वजह से आपका इलाज हो रहा है या जो भी प्रॉब्लम हो ठीक हो रही है, लेकिन इसको ड्रग को लेने के रूप में जो टैबलेट बनाने में कुछ चीजें और ऐड करते हैं। तो जो चीजें जिसका कोई बायोलॉजिकल या आप कह सकते हो केमिकल आपके बॉडी में यूज नहीं है, जो ड्रग के रूप में नहीं है, जो नॉन ड्रग कंपोनेंट्स है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग एडिटिव्स बोल सकते हैं, ठीक है, एडिटिव के रूप में, क्योंकि एडिशन किया जा रहा है, और एक्सिपिएंट्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हम लोग ऐड कर रहे हैं हमारे डोजेस फॉर्म को कंप्लीट करने के लिए, तो उसे हम लोग एडिटिव्स या फिर एक्सिपिएंट्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग एडिटिव्स या एक्सिपिएंट्स बोलते हैं, जो कि ड्रग के अलावा कोई और कंपोनेंट्स हमारे ड्रग में या डोजेस फॉर्म में प्रेजेंट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ड्रग कन्वर्टेड टू सुटेबल फॉर्म आर नोन एज। जो ड्रग है, ड्रग जो है एक्टिव कंटेंट, तो ड्रग का डेफिनेशन अगर पूछा जाए तो ये वो चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाने के बाद केमिकल कंपाउंड्स हैं, जो कि पॉजिटिव या नेगेटिव रिस्पॉन्स शो करते हैं एनाटॉमी पे, फिजियोलॉजी पे, या हमारे मेटाबॉलिज्म इत्यादि पे, उसे हम ड्रग बोलते हैं। लेकिन ड्रग को हम सीधे नहीं ले सकते, ड्रग को लेने के लिए हमें कन्वीनियंट एक सुटेबल या कन्वीनियंट डोजेस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, मतलब इस फॉर्म में लेना पड़ता है ताकि उसे हम ले लें। जैसे एग्जांपल में आप चाय का एग्जांपल ले सकते हो, चाय में जो चाय पत्ती है उसके अंदर कैफीन पाया जाता है, तो जो कैफीन है वो कहाँ है, चाय की पत्ती में, तो आप सीधे चाय की पत्ती क्यों नहीं खा लेते हैं? तो हम क्या करते हैं, उसको पानी में उबालते हैं, उसमें दूध डालते हैं, चीनी डालते हैं, और फिर उसको छानते हैं, और फिर एक कप में लेते हैं। तो जो कप ऑफ टी है वो एक डोजेस फॉर्म कहलाएगा, जिस फॉर्म में हम उस कैफीन को लेने का तरीका अपनाते हैं। हम चाय की पत्ती सीधे नहीं फाकते हैं। ठीक उसी तरीके से पैरासीटामोल अगर है, तो पैरासीटामोल को हम लेने योग्य बनाने के लिए उसका कैप्सूल बना लेंगे, उसका इंजेक्शन बना लेंगे, उसका टैबलेट बना लेंगे, और जो ये बनाएंगे जिस फॉर्म में उसको लेंगे उसे क्या बोलते हैं, मेडिसिन या डोजेस फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा जो सुटेबल फॉर्म है जिसमें ड्रग को कन्वर्ट करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डोजेस फॉर्म। तो आंसर हो जाएगा डोजेस फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैकरीन इज एन एग्जांपल ऑफ। सैकरीन मीठी चीज होती है, चीनी जैसा मीठा होता है ये, और ये एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है जो कि हम लोग यूज करते हैं, चीनी से थोड़ा सा ज्यादा मीठा भी होता है, यानी कम क्वांटिटी में हम इसको यूज कर सकते हैं। तो हमारे लिए एज अ फार्मेसी में, अब इसको आप आर्टिफिशियल स्वीटनर लिख देंगे तो भी आंसर सही हो जाएगा, बट फार्मास्यूटिक्स के हिसाब से ये क्या होगा, ये एक स्वीटनिंग एजेंट होगा जो कि हमारे प्रोडक्ट को स्वीट बनाएगा। जैसे आप किसी चीज को स्वीट बनाना चाहते हैं, ड्रग हो, कोई कड़वी ड्रग है उसको मीठा बनाना चाहते हैं, तो स्वीटनिंग एजेंट के तरीके से सैकरीन का प्रयोग यहाँ पर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 TSP यानी कि टी स्पून फुल किस
कितनी क्वांटिटी होती है। तो ये फार्मास्यूटिक्स में पुराने ज़माने में हम लोग यूज़ करते थे, या आज भी हम पाउडर डोजेस फॉर्म वगैरह यूज़ कर रहे हैं। जो आयुर्वेदिक प्रिपरेशन आ रही है तो उसमें लिखा होता है 1 टी स्पून आपको लेना है। तो टी स्पून, 1 टी स्पून कितना होता है? तो टी स्पून जो होती है वो 5 ml होती है, और अगर इसका 3 गुना कर दिया तो टेबल स्पून बोलता है। टेबल स्पून पूछेगा तो 15 ml हो गया। और अगर टी स्पून पूछ रहा है, टी स्पून मतलब जो चाय पत्ती नापने के लिए होता है, वो होटल वगैरह में आपने देखा होगा वो छोटा होता है। तो जो छोटा वाला टी स्पून होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है 5 मिलीलीटर्स या 5 ml होती है। और जो टेबल स्पून होता है वो बड़ा वाला होता है, उसमें 15, यानी इसका 3 गुना वो होता है, 15 ml का वो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज HS मीन इन अ प्रिस्क्रिप्शन? किसी प्रिस्क्रिप्शन में डॉक्टर साहब ने दवा के आगे अगर SH लिख रहा है, HS लिख रहा है, SS नहीं, HS लिख रहा है, तो उसका क्या फुल फॉर्म होता है? एच का मतलब होता है आवर, और इसका मतलब होता है स्लीप, यानी सोने से पहले, जिस समय आप सोने जा रहे हैं, बेड टाइम पर आप जा रहे हैं, उस समय उस दवा को लेना है। दिन में एक ही बार लेना है मतलब दवा को, और कब लेना है? बेड टाइम के दौरान लेना है। तो उसे बोलते हैं आवर और स्लीप, या फिर एट द बेड टाइम, इसका मतलब होता है HS का मतलब प्रिस्क्रिप्शन में ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुल फॉर्म ऑफ GMP। देखिए, एक बार CGMP पूछा था, अभी GMP पूछ रहा है, तो ये हम लोगों ने पहले ही बता रखा है। इसका मतलब होता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो ज्यादा दिमाग लगाना नहीं, सीधे चुपचाप लिख देना GMP। G मतलब गुड, M मतलब मैन्युफैक्चरिंग, P मतलब प्रैक्टिसेस। और ये कहाँ पे आता है? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल M में। इसका मतलब होता है कि जो भी कुछ दवा बनाने के, निर्माण करने की जो जगह है, वहां पे जो भी स्पेसिफिकेशन चाहिए वो सब कुछ इसके हिसाब से ही होगा, ताकि क्वालिटी मेडिकेशंस बने। अगला प्रश्न है हमारा, व्हाट इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द रजिस्ट्रेशन फार्मासिस्ट? फार्मासिस्ट बनने के लिए या फार्मासिस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है? ये प्रश्न हर साल पूछा जा रहा है, फिर से पूछ लिया गया, और इसका आंसर हम लोग जानते हैं क्या है, डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर डी फॉर्म। चुपचाप इसमें लिख दीजिएगा। अगर पूछा कि कौन कौन से क्वालिफिकेशन से हम लोग बन सकते हैं, मिनिमम वाला शब्द हट जाए, तो बी फॉर्म भी है, डी फॉर्म भी है, फॉर्म डी भी है, बी फॉर्म फार्मेसी प्रैक्टिस भी है, ये सभी जो है उसके अंतर्गत आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन या लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का भी और इस प्रश्न पत्र का भी, जो था विच वैक्सीन इज यूज टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस। याद होगा आपको, ये 2022 में आया था कि BCG कहाँ यूज करते हैं, तो उसके ऑप्शन में ट्यूबरक्लोसिस था। अभी इसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, यहाँ पे पूछ रहा है वैक्सीन का नाम पूछ रहा है कि ट्यूबरक्लोसिस में कौन सी वैक्सीन यूज करते हैं, तो आपको हमने बताया था कि वो BCG जो है वो यहाँ पर यूज किया जाता है। तो जो BCG वैक्सीन है वो हम लोग ट्यूबरक्लोसिस से बचने के लिए या प्रोटेक्ट होने के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा BCG। तो ये हो गए हमारे इसका फुल फॉर्म भी हमने वहां बताया था, फिर से बता दें, बैसिलस कैल्मेटेड ब्यूरिन जो इसका फुल फॉर्म है वो आपको याद रखना है। इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, आप देख ही रहे कई सारे शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म पूछ रहा है। तो ये थे आज के हमारे तीनों पेपर, जो कि 22, 23 और 24 के पेपर्स थे। और आपने देखा कि कई सारे प्रश्न जो है वो तो सीधे रिपीट भी होते हैं, तो हो सकता है 2025 में जो भी आप पेपर देने जा रहे हैं जून में, वहाँ पे इन 60 में से कुछ प्रश्न आपको जरूर मिल जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं, उनका पूछने का तरीका क्या है, और कितना लिखना है, वो भी एक आइडिया लग रहा है आपको एक्सप्लेनेशन से। और एक्सप्लेनेशन जब हम करते हैं कि ये आंसर सही है, ये आंसर नहीं सही है, तो उस पर आप देख रहे हैं कि उस पर बेस्ड भी कई सारे प्रश्न जो है वो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इस पूरे वीडियो का मकसद सिर्फ इतना ही है कि आप कहीं भी बैठे हैं, आप कुछ और कर रहे हैं, तो आप इसके साथ ही साथ थोड़ा सा देख लिया आपने तो कुछ आइडिया आपको लग जाता है और पेपर में आपको अच्छा होता है। तो इसके पहले हमने फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डिप्लोमा इन फर्स्ट ईयर की, और जो फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर का, वो दोनों का भी इसी प्रकार से तीनों साल के प्रश्न पत्र सॉल्व किए हैं। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ये ये तीसरा सब्जेक्ट था फार्मास्यूटिक्स का, जो हमने आज सॉल्व कर दिया। इसके बाद आपका सोशल फार्मेसी बचता है और HFE बचता है, वो भी हम जल्दी उसको भी लेके आ जाएंगे इसी हफ्ते में, ताकि आपकी जो परीक्षा की तैयारी वो अच्छे से होती रहे और आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप हमें देख पा रहे हैं तो आप जान रहे हैं कि अब आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेकर के आते हैं, जो कि हम YouTube के माध्यम से लाते हैं, जहाँ पे आप अभी हमें देख रहे हैं। हमारे YouTube का चैनल है डॉक्टर भजन शुक्ला, डॉक्टर MP सिंह क्लासेस। पुराना चैनल हो गया, काफ़ी समय हम लोग चला रहे हैं इसको, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारा मटेरियल मिलता है। हाँ, मटेरियल आपको अपने काम का अगर ढूंढना है सब्जेक्ट वाइज, तो आप यहाँ पे प्लेलिस्ट जो ऑप्शन आता है वहाँ पे जाइएगा, तो वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे आपको सब चीज़ मिलती है। जो मॉडल क्वेश्चन पेपर हमने आप लोग के लिए बनाया है, डिप्लोमा के लिए भी बनाया है, वो सब कुछ मॉडल क्वेश्चन पेपर वगैरह का जो PDF
PDF लिंक है वो फ्री ऑफ कॉस्ट PDF वगैरह आपको प्रोवाइड कराते हैं। उसके लिए हमारे पास टेलीग्राम चैनल है जो कि डॉक्टर PK शुक्ला, डॉक्टर MP सिंह क्लासेस के नाम से आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा वैसे तो वहाँ से आप चले जाइएगा और वहाँ पे आपको जो नोट्स हैं, जो टॉपिक्स हैं, जो पेपर्स हैं, जो भी हम PDF प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे आपको मिल जाता है। हमारा फेसबुक पर पेज भी है और ग्रुप भी है जो कि डॉक्टर प्रजन शुक्ला, डॉक्टर MP सिंह क्लासेस के नाम से ही है, जहाँ पर हम आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई एग्जाम से रिलेटेड कोई एग्जामिनेशन हैं उससे रिलेटेड कोई बात है, PCI से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है या कुछ वीडियोस हैं, कुछ क्लिप्स हैं, वो सब कुछ हम वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट, या नोट्स इत्यादि भी वहाँ पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, तो आप वहाँ भी देख सकते हैं। और हमारा एक एप्लीकेशन डॉक्टर PKS डॉक्टर MPS क्लासेस है जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे भी जा सकते हैं। वहाँ पे भी कुछ फ्री स्टडी मटेरियल और कुछ पेड स्टडी मटेरियल आपको वहाँ मिल जाते हैं, तो आपके काम के हों तो आप वहाँ से देख सकते हैं। आशा करता हूँ आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी सारा फायदा पहुँचे और आप सभी के जो एग्जाम्स हैं वो अच्छे से गुजरें। आप सभी का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।